Allowed, sir. Allowed. Okay, now I am going to start 19th question from the pre-board exam, that is set A. 19th question set A का था. इससे पहले हम लोगों ने 18th question तक previous lecture में discuss कर लिए थे. Now 19th question was f from capital R to capital R is a function given by fx is equals to 4x plus 3. We need to prove that f is 1 1 as well as on 2. दो नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 1 मार्क इसको 1 1 प्रूव करने के लिए होगा और 1 मार्क इसको on 2 प्रूव करने के लिए होगा. फॉर 1 1 किस तरह से करना है, लेट fx1 is equals to fx2. fx1 is equals to fx2 कंसीडर करते हैं तो it implies 4x1 plus 3 is equals to 4x2 plus 3. 3 और 3 कैंसल आउट हो जाएगा. It implies 4x1 is equals to 4x2 and again 4 cancelled out from both sides. It implies x1 is equals to x2. Now because fx1 is equals to fx2, it implies x1 is equals to x2. Hence function is 1 1 function. Hence function is 1 1 function. अब इसके बाद हम लोगों ने on to प्रूव करना बेटा जी. तो मैंने आपको बताया था कि for on to we need to put y is equals to fx. जब y is equals to fx पुट करते हैं तो y is equals to 4x plus 3 आ जाता है हमारे पास. तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं तो बेटा जी ये आती है हमारे पास y minus 3 upon 4. और अगर हम लोग यहां से रेंज निकालते हैं तो x belongs to all real number. ठीक है जी, x belongs to all real number which is equals to codomain of the function. चेक कीजिए फंक्शन की हमारे पास कोडोमेन क्या है, all real number. इसका मतलब जो फंक्शन की रेंज आई है वो कोडोमेन के इक्वल आ गई है. hence function is onto. hence function is onto. वैसे कई स्टूडेंट्स ने यहां से क्या किया कि y equals to fx पुट करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y minus 3 upon 4 निकाली है और उसके बाद फिर उसको fx is equals to y के इक्वल प्रूव कर दिया. Even then you will get the full marks because दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसकी रेंज को कोडोमेन के बराबर प्रूव कर दो या अगेन fx is equals to y प्रूव कर दो तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाते हैं ऑन टू प्रूव करने के लिए. ठीक है जी, इक्वल्स टू 5. अब यहाँ पे हम लोगों को जो फंक्शन गिवन है 21st fx is equals to that is x square minus 25 divided by x minus 5 where x is not equals to 5 and this is equals to k when x is equals to 5. Because function is continuous, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बेटा कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली लिमिट x अप्रोचेस 5 fx शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ 5. ये डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की. कंटिन्यूटी में वैसे लिमिट हम लोगों को प्रूव करनी होती है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन गिवन है. सो आई विल कंसीडर दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एंड दिस एग्जिस्ट लिमिट इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 5 x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इज इक्वल्स टू k. अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. लिमिट x अप्रोचेस 5 इट विल बी x प्लस 5 इनटू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू k. x minus 5 and x minus 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग पोर्शन में यू कैन अप्लाई लिमिट और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या हो जाएगा, k is equals to 5 plus 5 that is k is equals to 10 is your required answer for this question. Question number 22nd, find out the slope of the tangent to the curve y is equals to 4x square plus 2x minus 3 at x is equals to minus 1. x is equals to minus 1 के लिए हम लोगों ने स्लोप फाइंड आउट करनी थी टेंजेंट की. What we need to do, just differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. और जब हम लोग with respect to x differentiate करते हैं तो dy by dx हमारे पास कितना आता है, 8x plus 2. 8x plus 2 हमारे पास आता है डिफरेंशिएशन करने के बाद. और जब हम लोग इसको स्लोप फाइंड आउट करनी है at x is equals to 1, it implies slope at x is equals to minus 1 that is dy by dx at x is equals to minus 1. because बेटा जी dy by dx जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है तो जो डेरिवेटिव आपका आया है वहां पे आपने x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है. that is -8 plus 2 your answer should be -6. ठीक है.
सो दिस वाज द स्लोप ऑफ द गिवन स्ट्रेट गिवन फंक्शन जो हम लोगों को x इक्वल्स टू -1 पे फाइंड आउट करनी थी. In 23rd question, y is equals to under root of x plus y. We want to find out the differentiation just squaring both sides. पहले इसको simplify कर लेते हैं. Squaring both sides, that is y square is equals to x plus y and y square minus y is equals to x. अब इसके बाद differentiate both sides with respect to x. इसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन के मेथड से या एक्सप्लिसिट फंक्शन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. दैट डजंट मैटर, सिंपली वी नीड टू फाइंड आउट dy by dx. अब जब यहाँ पे इसको डेरिवेटिव करेंगे इट विल बी 2y, इसका डेरिवेटिव -y और कंबाइंड तौर पे मैं dy by dx लिख रहा हूं एंड दिस इज इक्वल्स टू x, क्योंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 रहेगा. तो यहां से dy by dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है बेटा जी? 1/2y - 1. अदरवाइज अगर आप लोगों ने x की फॉर्म में वैल्यू निकाल के डेरिवेटिव किया तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज डिफरेंशिएशन में आपका फॉर्मूला सही होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपने किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है. सो इट इज योर चॉइस कि आप इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके करना चाहते हैं या डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके चेन रूल लगा के फिर y वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाके वहां से डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं. दैट डजंट मैटर. ठीक है जी. 24th क्वेश्चन, जो कोटेंजेंट x ओवर log ऑफ sin x है, ये डायरेक्टली हमारे पास देखें डिनोमिनेटर वाली टर्म का इन डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में बन रहा है. अगर आप लोगों को नहीं भी पता चलता है, आपने क्या करना है, डायरेक्टली पुट log ऑफ sin x इज इक्वल्स टू t. बेटा ये log ऑफ sin x इज इक्वल्स टू t पुट करते हैं तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, इट विल कम आउट टू बी log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/sin x और साथ में चेन रूल से cos x into dx और t का डेरिवेटिव dt हो जाएगा. So it implies cotangent x dx is equals to dt. तो जो ये टर्म न्यूमरेटर वाली टर्म है हमारे पास dt बन जाएगी. So this integral will become equals to 1/t dt. और उसके बाद जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो our answer will be log mod t plus c. And after that value of t आप लोग पुट कर सकते हैं. This will be equals to log of sin x. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, एक तो प्लस c का साइन लगाना कंपलसरी है. दूसरी बात, यहाँ जब मैंने t लगाया था तो मॉडुलस का साइन था, लेकिन जब मैंने यहाँ log sin x लिखा तो मैंने मॉडुलस का साइन रिमूव कर दिया, बिकॉज log हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही होता है. तो इट मींस जो ये टर्म है ये पॉजिटिव ही है, इसलिए चाहे आप मॉडुलस लगाइए चाहे ना लगाइए, दैट डजंट मैटर. ठीक है. Now 25th question was prove that integral 0 to pi by 2 log of tangent x dx is equals to 0. इसको हम लोगों ने 0 के इक्वल प्रूव करना है. Let us consider, मैं फिलहाल इसको 0 नहीं लिखता हूं, इसको I कंसिडर कर लेता हूं. Now I is equals to 0 to pi by 2 log of टेंजेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस x dx. प्रॉपर्टी बेटा जी हम लोगों ने लगाई है 0 to a fx dx is equals to 0 to a f of a minus x. मतलब जहां पे x है उसकी जगह पे हम लोगों ने a minus x लिख दिया. अब a की जगह पे पाई बाय 2 है तो यहाँ पे हम लोग log of tangent of पाई बाय 2 minus x लिख सकते हैं. So it will become I is equals to 0 to pi by 2, that is log of cotangent x. क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस x क्या होता है हमारे पास, कोटेंजेंट x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एडिंग 1 एंड 2 दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है i plus i is 2i is equals to, कंबाइंड तौर पे मैं 0 to pi by 2 कॉमन निकाल लेता हूं, log of टेंजेंट x प्लस log of कोटेंजेंट x और साथ में dx. Now as we know that log m plus log n हमारे पास log m into n होता है, it implies 2i is equals to 0 to pi by 2 log of tangent x multiply by cotangent x dx. और एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, सो टेंजेंट इनटू कोटेंजेंट कैंसिल आउट होकर 1 रह जाएगा. सो 2i is equals to integral 0 to pi by 2 log 1 into dx. और log 1 को तो जी 0 होता है, so it implies 2i is equals to 0, I is equals to 0.
और यही चीज हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। अब इसको चाहे तो आप पाई बाय 2 माइनस एक्स इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने इसको log sin x ओवर cos x कंसिडर किया, फिर log sin x माइनस log cos x किया, उसके बाद प्रॉपर्टी लगाई तो भी ठीक हो जाएगा। सिर्फ ये है कि वहां से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, अदरवाइज 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व लाइक दिस ओनली। Now in 26th question, find the angle between the vectors. Let us consider एक वेक्टर में ये a कंसिडर कर लेता हूं, that is I cap minus 2j cap plus 3k cap, and second वेक्टर b वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, that is 3i cap minus 2j cap plus k cap. We need to find out the angle between the vectors. एंगल कहीं नहीं कहा कि आप लोगों ने sin थीटा फाइंड आउट करना है या cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो कई स्टूडेंट ने साइन थीटा के हिसाब से भी फाइंड आउट किया, कई स्टूडेंट ने कॉस थीटा के हिसाब से भी फाइंड आउट किया, इसलिए दोनों तरीके से सही है। बट इजी वे जो होता है वो कॉस थीटा के अकॉर्डिंगली होता है। तो आई एम राइटिंग डाउन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। अब एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि चाहे आप साइन थीटा फाइंड आउट कीजिए चाहे कॉस थीटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप कॉस थीटा फाइंड आउट करते हो देन यू हैव टू अप्लाई हियर डॉट प्रोडक्ट, एंड इफ यू वांट टू राइट डाउन हियर साइन थीटा देन यू हैव टू अप्लाई हियर क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब उस चक्कर में क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अगेन अ वेक्टर, तो वहां पे आपको फिर से इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसके बाद फिर उसका बाद में दोबारा से मैग्नीट्यूड कंसीडर करना पड़ेगा। सो बेस्ट वे ये रहता है कि आप लोगों को जब भी एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है, यू नीड टू फाइंड आउट cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर मैग्नीट्यूड। सो cos थीटा हमारे पास कितना आ जाता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, 1 into 3 3 plus 4 plus 3 डिवाइडेड बाय a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ 1 plus 4 plus 9 अंडर रूट 14 multiply by again 1 plus 4 plus 9 that is under root 14. So cos theta हमारे पास कितना आ जाता है 10 over 14, ये दोनों कैंसल आउट होके 5 by 7. It implies theta is equals to cos inverse 5 by 7 हो जाएगा। लेकिन अगर साइन थीटा की फॉर्म में निकालेंगे तो बेटा याद रखिएगा वहां पे 5 over 7 नहीं आएगा, वहां पे कुछ और आएगा, क्योंकि cos थीटा अगर 5 और 7 है तो sin थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 5 over 7 का स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा सा अलग होगा, मतलब cos थीटा की फॉर्म में 5 by 7 का cos इनवर्स आ जाएगा, sin थीटा की फॉर्म में आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है 4 over 7 की फॉर्म में आएगा। दैट यू नीड टू चेक कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पे a वेक्टर हम लोगों को गिवन है लैम्डा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, दिस इज a वेक्टर, एंड b वेक्टर हम लोगों को गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। और बेटा हम लोगों को ये कहा गया कि a वेक्टर का प्रोजेक्शन b वेक्टर के ऊपर 4 यूनिट है। पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, और ये होता है हमारे पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बट द प्रोजेक्शन इज गिवन टू अस इज 4 यूनिट। सो 4 इज इक्वल्स टू a और b का डॉट प्रोडक्ट, इट विल बी 2 लैम्डा प्लस 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 36 प्लस 9 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 49, that is 4 is equals to 2 lambda plus 18 over 7. So 2 lambda will be equals to 10. It implies lambda is equals to 5 unit. ठीक है जी, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाना है और जो प्रोजेक्शन की वैल्यू दी हुई है उसके साथ आप इसको इक्वेट कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जो नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने ई और एफ को इंडिपेंडेंट चेक करना है। तो एक बात आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट इवेंट चेक करने के लिए हम लोगों ने ये प्रूव करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई
इन दोनों को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर भी प्रूव कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम लोग लगा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ फाइंड आउट कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ओवर ई फाइंड आउट कीजिए, और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर हो जाए, इवन देन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बट बेस्ट वे होता है कि हम लोग ये ई इंटरसेक्शन एफ को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर प्रूव करें। अब यहाँ पे हम लोगों को इवेंट ई दिया हुआ है, कैपिटल ई इज द इवेंट। पहले यहाँ पे देख ले, कॉइन 3 बार टॉस किया गया है। 3 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तीनों बार हेड, 2 बार हेड और एक टेल। देन टेल की पोजीशन मूव करते हैं। आफ्टर दैट एक हेड और 2 टेल, तो यहां से हेड की पोजीशन मूव करते हैं हम लोग, ठीक। एंड आफ्टर दैट ऑल द 3 टेल्स। चेक कीजिए, सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट आ जाते हैं। इसके बाद कैपिटल ई और कैपिटल एफ डिफाइन किया हुआ है। कैपिटल ई इज डिफाइंड एज फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स इन हेड। फर्स्ट थ्रो, पहली थ्रो जिसमें हेड आया, दिस इज 1 2 3, और उसके बाद ये 4, 4 एलिमेंट हमारे पास आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चारों एलिमेंट लिख लेते हैं, हेड हेड टेल, देन हेड टेल हेड, और उसके बाद हेड टेल टेल। इसके बाद एफ लिखा हुआ है लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल। लास्ट थ्रो रिजल्ट इन टेल 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड देन 4। 4 एलिमेंट फिर हमारे पास यहाँ पे हैं, एच एच टी, एच टी टी, देन टी एच टी, और उसके बाद टी टी टी। अब बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 एलिमेंट इसके हैं, 8 एलिमेंट टोटल हैं, तो 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? अगेन इसके 4 एलिमेंट हैं, टोटल एलिमेंट हमारे पास 8 थे, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/2, क्योंकि 8 सैंपल स्पेस में एलिमेंट थे। अब इसके बाद हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड आउट करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ बेटा मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट चेक कीजिए। एक तो मेरे पास ये है और एक ये है, दैट इज एच एच टी और एच टी टी। मतलब क्या कि हेड भी हो फर्स्ट नंबर पे और लास्ट नंबर पे टेल भी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इट्स प्रोबेबिलिटी इज 2 एलिमेंट इसके हैं और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में 8 हैं, आंसर 1/4। अब चेक कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चेक कीजिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हो गया 1/4, एंड क्लियरली दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। Therefore, probability of E intersection F हमारे पास probability of E into probability of F के बराबर आती है। Hence E and F are independent. Hence E and F are independent events. तो अगर independent events prove करना है तो आप लोगों को इस तरह से prove करना पड़ेगा। हमारे पास ये क्वेश्चन है, relation is defined on n by n. Defined on n by n मतलब क्या है? इसके जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और गिवन क्या है हम लोगों को? a, b is related to c, d in the sense such that ad is equals to bc। मतलब क्या है कि इसका पहला एलिमेंट और इसके दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन इसके दूसरे एलिमेंट और इसके पहले एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होनी चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव। अब बेटा जी अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट होता है तो हम लोग प्रूव करते होते हैं ARA मतलब एक एलिमेंट अपने ही साथ एसोसिएटेड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? लेट A, B बिलोंग्स टू n by n। मैंने पहले भी बोला है क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो हमारा जो एलिमेंट है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होना चाहिए। दैट इज व्हाई आई एम कंसीडरिंग हियर एज A, B बिलोंग्स टू n by n। इट एम्प्लाइज A, B आर A, B। अब यहाँ पे देखिए रिजल्ट इस तरह से है कि पहला एलिमेंट दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगा, तो इट एम्प्लाई यहाँ पे क्या होगा? A मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय A। और चेक कीजिए मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, नेचुरल नंबर्स में A और B की मल्टीप्लिकेशन B और A के बराबर होती है। हेंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, हेंस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
अब इसके बाद हम लोगों ने सेकंड चीज प्रूव करनी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और बेटा जी अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, A इज रिलेटेड टू B, इट एम्प्लाइज B इज रिलेटेड टू A। A B से के साथ जिस तरह से रिलेटेड है, B भी उसी रिलेशन के साथ इसके साथ रिलेट होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने गलती क्या की है कि एक A, B कंसिडर कर लिया और दूसरा सेट B, A कंसिडर कर लिया। बेटा रिलेशन में जब आप लोगों ने दो अलग अलग एलिमेंट लेने हैं तो ये इस तरह से नहीं लेने हैं, आप लोग इसको इस तरह से कंसिडर कीजिए, A, B, C, D belongs to n by n, then A, B related to C, D। अब A, B related to C, D क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, AD is equals to BC। अब AD is equals to BC आ गया है तो इसको मैं BC is equals to AD भी लिख सकता हूं, और जब BC is equals to AD लिख सकता हूं तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, C into B is equals to D into A। चेक कीजिए यहां पे क्या कर रहा हूं मैं, AD is equals to BC, उसके बाद उसको मैंने BC into AD लिख दिया, और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो इसलिए BC को C into B और इसको D into A कंसिडर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के दूसरे के साथ एसोसिएट होता है तो ये हो जाएगा C और R और यहाँ पे B एंड में, और उसके बाद D इज रिलेटेड टू B तो यहाँ D और यहाँ पे A हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कीजिए A, B इज रिलेटेड टू C, D, इट एम्प्लाइज C, D इज रिलेटेड टू A, B, therefore the given function is सिमेट्रिक। बेटा नॉट ट्रांजिटिव, यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिक लिखेंगे, ट्रांजिटिव नहीं, ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग अलग से चीज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव की। इफ वी वांट टू प्रूव ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बेटा ये होता है कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, इट एम्प्लाइज A इज रिलेटेड टू C, यानी कि पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरह से शो करना तो हम लोग ये करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव थर्ड पार्ट ऑब्वियसली, लेट A, B, उसके बाद C, D और उसके बाद E, F belongs to n by n। तीन एलिमेंट कंसिडर करने हैं तो तीन ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे A, B इज रिलेटेड टू C, D एंड C, D इज रिलेटेड टू E, F। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट एम्प्लाइज AD इज इक्वल्स टू BC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट एम्प्लाइज CF इज इक्वल्स टू DE। ये चेक कीजिए बेटा जी, AD इज इक्वल्स टू BC और दूसरा CF इज इक्वल्स टू DE हो जाएगा। और नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, या तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं या हम लोग इसको क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। It implies A into D into C into F is equals to B into C into D into E। C और D आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आपके पास क्या रह गया, AF is equals to BE, और अगर AF is equals to BE है तो I can say that A, B is related to E, F। और चेक कर लीजिए, A is related to B, B is related to C, it implies A is related to C हो गया है। तो that is the given relation is transitive also। और जब ये ट्रांजिटिव हो गया, क्योंकि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कौन कौन सी, पहली रिफ्लेक्सिव, दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक, ठीक है जी, और तीसरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है ट्रांजिटिव की। तो तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई हैं। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। और अगर ये इक्विवेलेंस है तो देयरफॉर द गिवन रिलेशन, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स A by B की फॉर्म में हैं और नेचुरल नंबर बाय नेचुरल नंबर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में है, हेंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बेटा।